हेलो जीनियस, मेरे हाथ में है एक कंप्यूटर की पुरानी पावर सप्लाई जो मैंने एक स्क्रैप शॉप से लिया। दोस्तों ये पावर सप्लाई जो है वो ख़राब हो गई है, इसको आज हम सही करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सप्लाई लगा के देख लेता हूँ दोस्तों, क्या ये काम करती है कि नहीं करती है। आपको 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की पावर सप्लाई इसमें कनेक्ट कर दी है, लेकिन यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं है। अगर आप ये सही भी होगा ना दोस्तों, तो भी आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। इसमें एक स्विचिंग सप्लाई के लिए ग्रीन वायर होता है दोस्तों। ये जो यहाँ पे एक बंडल दिखाई देगा आपको, इसमें वायर्स का बहुत सारे वायर्स हैं, मल्टी कलर्स के हैं। ये पर्पल है, ये ऑरेंज है, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, ये रेड है। तो आपको ग्रीन वायर जो है वो इसका स्विचिंग वायर होता है दोस्तों। तो अगर आपकी पावर सप्लाई सही है तो आप ग्रीन वायर और ब्लैक वायर को जैसे ही टच करेंगे तो आपका एग्जॉस्ट फैन जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो जल्दी से मैं इनको टच कर लेता हूँ। ग्रीन वायर और ब्लैक वायर को टच किया है, देखिए यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ये ना ही हमारा एग्जॉस्ट फैन चल रहा है। तो हमारी पावर सप्लाई के अंदर कुछ इशू है। तो यही सीखेंगे दोस्तों, इस पावर सप्लाई को कैसे सही करना है। आप इससे एक बैटरी चार्जर बना सकते हैं या अपने बेंच पावर सप्लाई बना सकते हैं। जिससे हमारा बोर्ड इस कवर के अंदर लगे लगे अच्छे से साफ हो नहीं रहा है, तो मैं इसको बाहर निकालूंगा। बाहर निकालने के लिए देखिए ये एसी पावर सप्लाई के जो दो वायर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये मेरे को हटाने पड़ेंगे यहाँ से सोल्डरिंग से। हमने हमारी एसी पावर सप्लाई के दोनों वायर हटा लिए हैं। अब मैं इसको यहाँ से ये जो स्क्रूज दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये अर्थिंग लगाए, ये खोल लूँगा। और जो इसके चारों कॉर्नर पे स्क्रूज लगे हैं, ये चारों स्क्रूज खोल के मैं हमारे बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ दोस्तों। हमारी पावर सप्लाई खुल के बाहर आ गई है। बस ये दो वायर लगे हुए हैं एग्जॉस्ट फैन के, ये हम यहाँ से अनसोल्डर कर देंगे। यहाँ पे ये लगे हुए हैं, जिन्हें से दो पार्ट अलग हो गए हैं। ये हमारी बॉडी वाला पार्ट रह गया है और ये हमारा सर्किट वाला पार्ट रह गया है। तो अंदर तक इसमें डस्ट बैठी हुई है, तो हम इससे बेंच पावर सप्लाई बनाने वाले हैं। इसको ठीक करने के बाद पूरा डिटेल से विद डायग्राम हम समझेंगे और A to Z मैं बताऊंगा बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो मैं जल्दी से इसको साफ कर लेता हूं दोस्तों। जिन्हें हमने हमारी ATX पावर सप्लाई को अच्छे से साफ कर लिया है। अब आ जाता हूँ अपने मुद्दे की बात पे। ये दोनों तरफ हमारी AC पावर सप्लाई के तार हैं दोस्तों, और इन्हीं के सीरीज में आपको एक फ्यूज लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये फ्यूज दोस्तों AC पावर सप्लाई के सीरीज में लगा होता है, और उसी के आगे सीरीज में ये NTC लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। देखिए लिखा है NTC, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये एक तरह का थर्मिस्टर होता है दोस्तों, जो टेम्परेचर वेरिएशंस के आधार पर इसको करंट सप्लाई करता है। यानी कि यू कैन से कि इनसर्ज करंट जो होता है उससे ये प्रोडक्शन करता है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा आपको। इनसर्ज करंट होता है दोस्तों, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, वो इनिशियल जब हम उसको ऑन करते हैं तो एकदम से हैवी यानी कि फुल लोड करंट जो होता है ना, वो ड्रा कर लेता है। ये उसी से प्रोडक्शन देता है। अगर एकदम से मान लीजिए इसमें जो कैपेसिटर्स लगे हैं, छोटे छोटे डायोड्स लगे हैं और ये रजिस्टर लगे हैं, ये सब जल ना जाएं, इसके प्रोटेक्शन के लिए ये NTC यूज किया जाता है दोस्तों। अब NTC के आगे जैसे ही आए हम, तो इसी के सीरीज में दोस्तों यहाँ पे ये लगा है MOV मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। अब ये जो यहाँ पे जंपिंग दिखाई दे रखा है, यहाँ पे एक इंडक्टर कोइल्स भी होती है। कईयों में आपको इंडक्टर कोइल्स मिलेगी, इसमें नहीं है, इसमें डायरेक्ट कर रखा है। उसके लिए कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप एक और MOV लगा सकते हैं। जो MOV होता है दोस्तों, ये आपको देता है वोल्टेज से प्रोडक्शन, यानी कि हैवी वोल्टेज जब आपका सर्किट में आता है तो ये MOV मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर ये उसको हैवी वोल्टेज से प्रोडक्शन देता है हमारे सर्किट को। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सप्लाई दोस्तों देखिए, हमारी AC सप्लाई आई, फ्यूज के थ्रू आई NTC में, NTC के थ्रू इसमें आई है, और अब आ गई है हमारे ब्रिज रेक्टिफायर में। ये हमारा 4 डायोड लगे हुए हैं, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। किसी भी मतलब मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, किसी भी पावर सप्लाई का बेसिक स्ट्रक्चर यही होगा। कोई उसकी ये फ्यूज की जगह किसी इस कोने में दे सकता है, कोई फ्यूज की जगह कहीं से भी दे सकता है। 2 तार है, ये काला तार है, एक सफ़ेद तार है, इसकी जगह लाल पीला दे सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेसिक उसका जो मेन फंडा होगा ना, वो यही होने वाला है दोस्तों। फ्यूज के थ्रू आई NTC में, NTC के थ्रू इसके थ्रू आई हमारे यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर में आ गई है। ब्रिज रेक्टिफायर में जैसे ये हमारी 220 वोल्ट AC आई, AC
यहाँ से रेक्टिफाई होके यहाँ पे बनी 12 वोल्ट डीसी में। 12 वोल्ट डीसी में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे दो बड़े बड़े कैपेसिटर लगे हुए हैं। देखिए ये 220 वोल्ट 330 माइक्रो फैरेड के हैं। ये दोनों कैपेसिटर जो होते हैं दोस्तों, ये इनकी एक खासियत है कि ये दोनों सीरीज में लगे होते हैं, यानी कि जो डीसी निकलती है वो डीसी एकदम से स्मूथ नहीं होती है। ये दोनों कैपेसिटर उनको स्मूथ करते हैं। हमारी एसी जो आई थी उसको स्मूथ कर देते हैं। और स्मूथ करने के बाद देखिए इसके पीछे यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे होते हैं दोस्तों। वहाँ पे आपको ये वाला रजिस्टर दिखाई दे रहा होगा, एक इस साइड में ये वाला रजिस्टर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये हैवी रेटिंग के रजिस्टर्स हैं, ये नॉर्मल रजिस्टर नहीं है। देखिए आप इनका कलर भी देखेंगे तो नॉर्मल से काफ़ी अलग दिखाई देगा, येलो स्ट्रिप्स इन पर बनी हुई है। ये वाली हैवी रेटिंग के रजिस्टर्स हैं। ये क्या करते हैं, हमारे जो कैपेसिटर हैं ये चार्ज हो जाते हैं तो इनको ऑटो शॉर्टनिंग कर देते हैं। ऑटो शॉर्टनिंग का मतलब है दोस्तों, हमारा रेक्टिफाइड डीसी बना, डीसी बनने के बाद में हमारा इन कैपेसिटर्स ने उनको स्मूथ किया। स्मूथ करने के बाद कैपेसिटर्स इनको रिवर्स ना मार दें, यानी कि कैपेसिटर्स जो चार्ज हो गए थे वो डीसी पावर सप्लाई इधर आ जाएगा, इनको टच करते ही आपस में शॉर्ट होगा। अगर कोई हाथ लगाए तो उसको करंट लग सकता है, इसलिए यहाँ पे ऑटो शॉर्टनिंग का सिस्टम होता है दोस्तों। तो उसमें वो 2 रजिस्टर लगाए जाते हैं। ये मैं मैन इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे रजिस्टर आपको मिलेंगे। वो काफ़ी सारी फ्लक्चुएशंस होती हैं, स्मूदनिंग के लिए होते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए होते हैं, काफ़ी सारे इक्विपमेंट इसमें यूज किए जाते हैं। बट मैं मोटे मोटे आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ से आया, स्मूदनिंग हो गई है। स्मूदनिंग होने के बाद देखिए ये वाला जो लगा है ये एक पीएफ कैपेसिटर लगा है दोस्तों। पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है, वहाँ से एक वायर पीएफ कैपेसिटर के थ्रू आता है। अब ये देखिए इसमें 3 आपको ट्रांसफार्मर टाइप दिखाई देंगे दोस्तों, 1, 2 और ये 3। देखिए एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगा है, एक दूसरा छोटा ट्रांसफार्मर, सबसे छोटा ट्रांसफार्मर आई होप आपको दिख रहा है ये वाला। एक ये वाला ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये वाला जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों, इसका सर्किट तो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे जो ये सर्किट दिखाई दे रहा है इसका, ये बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे देखिए ये ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। ये वाला जो सर्किट है दोस्तों, ये सिर्फ हमारा 5 वोल्ट 1.5 एम्प्स के लिए है। जो हमारा नॉर्मल चार्जर का सर्किट होता है दोस्तों, वो वाला सेम सर्किट ये यहीं पे बना हुआ है। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मैं आराम से आपको इसको रिपेयर करना सिखा सकता हूँ, नो इशू। आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ये वाला जो सर्किट है ये यहाँ वाला, तो हम इसको साइड में करते हैं। एक बार मैन कंसंट्रेट करते हैं हमारे इस पे, यानी कि जो हैवी करंट सप्लाई जो हमारी ये देता है, 2 वोल्ट सप्लाई देता है 10 एम्प्स की, 25 एम्प्स की सप्लाई देता है 5 वोल्ट। तो हम उस पर बात करने वाले हैं मेनली। तो पीएफ कैपेसिटर मैंने आपको दिखा दिया है। ये वाला मैन यहाँ का जो हार्ट है वो यही है। ये फेराइट कोयल के ऊपर बना हुआ है, या ये जो मैग्नेट लगा है ये फेराइट है। इसकी प्राइमरी कोयल जो है वो सिंगल वाइंडिंग है, और जो सेकेंडरी कोयल है दोस्तों, इसमें से 3 सेकेंडरी कोयल हैं। तीनों सेकेंडरी कोयल से अलग अलग तीनों सप्लाई आती हैं। यहाँ पे दोस्तों एक मोसफेट लगा हुआ है, ये वाला मोसफेट जो है, ये मोसफेट है हमारा इस 5 वोल्ट सप्लाई के लिए। नॉर्मली ये 2N60 का होता है, लेकिन हर कंपनी जो भी ये पावर सप्लाई बनाती है वो अपने हिसाब से अलग रेटिंग रखती है, उसकी अलग उसकी नंबरिंग होती है। ऐसा नहीं है कि 2N60 ही एक कॉमन मोसफेट बना हुआ है जो कि इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। नहीं, बहुत सारे मोसफेट्स ऐसे हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं, उसके इनल्यू वो हैं। यहाँ पे जो आपको जो 2 दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, वो मोसफेट नहीं है, वो पावर ट्रांजिस्टर हैं, यानी कि वो ट्रांजिस्टर हैं। हैवी करंट ड्रॉ कर सकते हैं वो ट्रांजिस्टर, वो पावर ट्रांजिस्टर हैं। तो ये तीनों चीज़ें जब हमारी पावर सप्लाई ऑन होती है तो गर्म हो जाती हैं। इनको ठंडा करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हीट सिंक लगाया हुआ है। एक हीट सिंक ये इनपुट साइड का है, ये वाला हीट सिंक जो है ये आउटपुट साइड का है। तो हमने इसको छोड़ दिया दोस्तों। मैन आ जाते हैं इस पे। देखिए इससे जो भी आउटपुट निकलता है दोस्तों, आउटपुट निकलने के बाद देखिए यहाँ पे आपको ये 3 दिखाई दे रहे होंगे। ये वाले हमारे यहाँ पे है शॉर्ट की डायोड्स हैं दोस्तों। ये 3 शॉर्ट की डायोड्स इसमें यूज किए जाते हैं। ये वाला जो है ये हमारा 3.3 वोल्ट के लिए है, ये 5 वोल्ट के लिए है, और ये वाला जो हमारा है ये 12 वोल्ट 10 एम्प सप्लाई के लिए शॉर्ट की डायोड्स होता है। उसके बाद इंडक्टर कोइल्स होती हैं। इंडक्टर कोइल देखिए यहाँ पे ये फेराइट की एक रिंग दिखाई दे रही है, उसके ऊपर इंडक्टर कोइल, तीनों की इंडक्टर कोइल यहीं पे है। उसके बाद स्मूदनिंग के लिए जो कैपेसिटर यूज किए जाते हैं, ये वाले कैपेसिटर आपको तीनों दिखाई दे रहे होंगे। ये कैपेसिटर यहीं पे हैं, इन तीनों के लिए अलग अलग लगे हुए हैं। और उसके बाद आउटपुट होता है। जब बात करूंगा मैं इस छोटे वाले ट्रांसफार्मर की, ये छोटे वाला ट्रांसफार्मर क्यों लगा है, जब हमारा आउटपुट होता है, देखिए जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट हमें 10 एम्प्स का चाहिए, 12 वोल्ट 10 एम्प्स का चाहिए। अगर वो 12 वोल्ट से कम आ रहा है या 10 एम्प्स से वो 5 एम्प्स दे रहा है, तो उसके लिए एक फीडबैक सिग्नल होता है दोस्तों। फीडबैक सिग्नल वो होता है, वो हमारे इस ट्रांसफार्मर में जाता है। देखिए यहाँ पे जो हमारे जो पावर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये 2, 1 और 2, T1 T2 कह सकते हैं। ये वाले हमारे T1 और T2 लगे हुए हैं। ऑपरेटिंग के बाद ही इसमें इनपुट जाता है, और इसका इनपुट पे ही डिपेंड करेगा इसका आउटपुट। अगर आउटपुट कम ज़्यादा हो रहा है, 2 ICs लगी हुई हैं दोस्तों, किसी में आपको सिंगल भी मिलेगी, इसमें 2 लगी हुई हैं, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। और इनकी रेटिंग भी सेम होती है, नॉर्मली ये खराब होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ICs लगी हुई हैं ये देती हैं एक फीडबैक यानी कि अगर हमारा यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा हो रहा है तो ये ICs फीडबैक देंगी इसको,
इस ट्रांसफार्मर को। फीडबैक के बाद ये ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा ये जो पावर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इनके बेस की जो इनपुट सप्लाई होगी वो कम कर देगा ऑटो में। तो यहाँ पे जो आउटपुट हमारा मिलने वाला है वो बिल्कुल एकदम सेम रहेगा, फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो जल्दी से मैं बना देता हूँ डायग्राम, फिर हम इसका फॉल्ट रेक्टिफिकेशन भी करेंगे। ये वाली हमारे 2 तार आ गए हैं हमारी एसी सप्लाई के लिए। आप इसको ऐसे सिंबल से दिखा सकते हैं। ये एसी सप्लाई के 2 वायर आ गए हैं। 2 वायर आने के बाद यहाँ पे दोस्तों हमारा लगा हुआ है ये फ्यूज़, ठीक है, इसको मैं FUSE फ्यूज़ लिख देता हूँ। फ्यूज़ के बाद यहाँ से सप्लाई गई, ये वाला वायर आगे आ गया। फ्यूज़ के बाद में लगा हुआ है हमारा ये NTC, इसका सिंबल ये होता है दोस्तों। NTC के बाद में मैं यहाँ पे सिंपल सा बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, इसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ दोस्तों, एक ब्लॉक बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर आ गया है। ब्रिज रेक्टिफायर में ये AC, इधर AC है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो बाहर निकला दोस्तों वो हमारा निकला है DC। ये मैं पॉजिटिव से दिखा रहा हूँ, ये नेगेटिव से डिनोट कर रहा हूँ। ये वाला वायर आ गया नेगेटिव, अब ये वाला आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सीरीज में लगे हुए हैं हमारे 2 कैपेसिटर। देखिए जो मैंने बड़े वाले कैपेसिटर आपको बताए थे दोस्तों 200 वोल्ट के हैं। यहाँ पे ये वाले जो 2 बड़े कैपेसिटर मैंने आपको बताए थे ये वाले 200 वोल्ट 330 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर हैं। ऑटो शॉर्टनिंग के लिए यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे होते हैं। ये हैवी ओम्स रेटिंग इनकी होती है, हैवी ओम्स रेटिंग, क्योंकि ये हैवी करंट ड्रॉ करते हैं दोस्तों। आप ये समझ लो कि इसमें 220 वोल्ट AC के बाद में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, और जो कैपेसिटर लगे हुए हैं वो 200 वोल्ट तक के लगे हैं, यानी कि 12 वोल्ट से लेकर इतनी फ्लक्चुएशंस हैवी हैं कि वो 150 वोल्ट DC तक चला जाता है। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव, ये हमारा आ गया नेगेटिव। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि ये 2 सीरीज में लगे हुए हैं। देखिए ये सीरीज में लगे हुए हैं पॉजिटिव नेगेटिव के, यानी कि अगर यहाँ पे इसका पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला है वो दूसरे के पॉजिटिव में जुड़ा है, ये वाला इधर नेगेटिव है। ठीक है, क्लियर। ये वाला जो ट्रांसफार्मर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्रांसफार्मर, इसकी प्राइमरी कोइल जो है वो इनके बीच में से टैपिंग करी गई है। दोनों कैपेसिटर्स के बीच में से एक वायर आया है। देखिए यहाँ पे ये वायर आया सेंटर टैपिंग से, और ये एक कैपेसिटर लगा है PF कैपेसिटर। देखिए ये लाल वाला जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा है PF कैपेसिटर। PF कैपेसिटर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है दोस्तों। ये दोनों वाले जो हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, PF कैपेसिटर में कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। तो मैं ये आगे ले आया, PF कैपेसिटर लगा हुआ है। PF कैपेसिटर एक कोइल पे लगा है, और यहाँ पे ये प्राइमरी वाइंडिंग आ गई हमारे बड़े वाले उसकी ट्रांसफार्मर की, ये प्राइमरी वाइंडिंग आ गई है। और ये प्राइमरी वाइंडिंग का एक सिरा यहाँ पे PF कैपेसिटर से यहाँ पे है, जो दूसरा सिरा है दोस्तों, देखिए दूसरा सिरा आया है यहाँ पे। जीनियस, आई होप आपको ये 2 पावर ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं। ये 2 पावर ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं, ये यहाँ पे मैं पावर ट्रांजिस्टर बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक पावर ट्रांजिस्टर, ये दूसरा वाला, ये NPN के पावर ट्रांजिस्टर होते हैं दोस्तों। ये 2 पावर ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। आप इनको, ये अगर ट्रांजिस्टर बोला तो मैं T1 T2 भी बोल सकता हूँ, या आप C1 C2 जो भी आपको नाम अच्छा लगे वो आप इनको A1 A2 दे सकते हैं, जो भी दे सकते हैं। देखिए ये पावर ट्रांजिस्टर लगा दिया, ये इसका बेस है B1, ये B2, यानी इमिटर बेस्ड कलेक्टर। इस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है, इमिटर बेस्ड कलेक्टर। ये दोनों सीरीज में लगे हुए होते हैं, मैंने आपको दिखाया था, बाद में फिर से बताऊंगा। अब पावर ट्रांजिस्टर का जो ये पहले वाले का है, ये हमारा नेगेटिव सिरे से कनेक्ट होता है यहाँ पे, ये हमारा इस नेगेटिव में कनेक्ट हो गया दोस्तों। अब जो हमारा पॉजिटिव बच गया है, पॉजिटिव वाला कनेक्ट होता है यहाँ से, मैंने टैपिंग करी है, ये पॉजिटिव यहाँ से आया और हमारे पावर ट्रांजिस्टर के इसमें जुड़ गया, कलेक्टर में जुड़ गया है। और ये वाले जो हो गए, ये वाला जो हमारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कोइल का जो दूसरा सिरा दोस्तों, यहाँ के बीच से सेंटर टैपिंग होता है। आई थिंक ये वाली चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है। देखिए अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आया फ्यूज के थ्रू NTC से आया ब्रिज रेक्टिफायर में, ब्रिज रेक्टिफायर से पॉजिटिव नेगेटिव बना। फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती हैं, स्मूथनिंग के लिए हमने यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगाए हैं जो सीरीज में लगे हुए होते हैं। इसको C1 C2 बोल सकते हैं, जो भी बना सकते हैं आप। अब इनके बाद में इनकी ऑटो शॉर्टनिंग के लिए यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे होते हैं, आप R1 R2 बोल सकते हैं। हैवी रेटिंग के होते हैं दोस्तों ये, क्योंकि अगर आप इनको शॉर्ट नहीं करेंगे तो ये रिवर्स करंट दे देंगे। रिवर्स करंट देके यहाँ पे जो पावर सप्लाई जो है, ये मतलब यानी कि जैसे इससे कोई कनेक्ट करेगा, सप्लाई जाने के बाद में भी ये जो चार्ज रहेंगे, चार्ज रहने के बाद ये यहाँ पे करंट मार देंगे वापस। तो इनको ये ऐसा ना हो कि कोई गलती से हाथ लगा दे बंदा और उसको करंट लग जाए। इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे ये ऑटो डिस्चार्ज रजिस्टर लगे होते हैं। 2 इन हैवी ओम रेटिंग के होते हैं ये। C1 और C2 दो कैपेसिटर सीरीज में लगे थे। इनके सेंटर से टैपिंग लेके एक PF कैपेसिटर के थ्रू
प्राइमरी कोयल होती है हमारे मेन ट्रांसफार्मर की, प्राइमरी कोयल गई, एक सिरा हमारा जुड़ गया है। दूसरा सिरा जो होता है दोस्तों T1 T2 हमारे 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये पावर ट्रांजिस्टर होते हैं, ये नॉर्मल ट्रांजिस्टर नहीं है दोस्तों, हैवी रेटिंग के लिए होते हैं, हैवी करंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर जो दोनों होते हैं दोस्तों वो सीरीज में लगे होते हैं। एक जो नेगेटिव जो आता है हमारा इमीटर पे आता है, पहले वाले पावर ट्रांजिस्टर के इमीटर पे आता है, ये इमीटर होता है बेस कलेक्टर, इसका इमीटर बेस ये कलेक्टर। तो इमीटर बेस हमारा फ्री है, अभी ये पॉइंट पे फ्री है, इस पे कोई सप्लाई नहीं है। कलेक्टर जो होता है वो दूसरे पावर ट्रांजिस्टर के इमीटर पे लगा होता है, दोनों सीरीज में लगे हैं दोस्तों। और इसका जो दूसरे वाले पावर ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर होता है वो हमारी पॉजिटिव सप्लाई से जुड़ा है। ट्रांसफार्मर का जो दूसरा सिरा है वो हमारे ट्रांजिस्टर हैं, उनके सेंटर टेप हो गया है, ये वाला एक साइड हो गया दोस्तों, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब आ जाते हैं हम दूसरी साइड पे। दूसरी साइड की बात करें दोस्तों, देखिए उसमें से 3 पावर सप्लाई निकली हैं, तो 3 कोयल बनेंगी। मैंने ये 3 कोयल बना दी यहाँ पे, इसमें से हमारी 3 कोइल्स के लिए वायर निकले हैं। 3 कोइल इसी ट्रांसफार्मर के अंदर है, वो तीनों कोइल जब बाहर निकला, आउटपुट हमने यहाँ बाहर निकाल दिया है तीनों का। ये जो बाहर निकले तो यहाँ पे 3 आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, 3 लेग वाले दोस्तों, ये शॉर्ट की डायोड्स हैं, ये ट्रांजिस्टर नहीं है, मॉसफेट नहीं है, ये शॉर्ट की डायोड्स हैं। शॉर्ट की डायोड्स का मतलब है दोस्तों, डायोड नॉर्मल डायोड जो होता है वो दोनों डायोड एक साइड में एक ही डिवाइस के अंदर डाले हुए हैं, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा सिंबल बना के आपको दिखाता हूँ मैं। नॉर्मल डायोड जो होता है वो हमारा इस सिंबल से दिखाया जाता है, यानी कि ये हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये हमारा नॉर्मल डायोड है। अब जो शॉर्ट की डायोड्स होते हैं दोस्तों, वो शॉर्ट की डायोड्स ऐसे होते हैं कि ये हमारा एक डायोड है और ये हमारा दूसरा डायोड है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि कॉमन कैथोड वाला जो ये जो डायोड बनाया गया है दोस्तों, ये इस तरह का जो फॉर्मेशन बनाया गया है कॉमन कैथोड का, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये एनोड है दोस्तों। हाँ, इसमें ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है दोस्तों। तो शॉर्ट की डायोड्स होते हैं दोस्तों, उनमें क्या होता है, कॉमन कैथोड होता है और ये हैवी करंट को ऑपरेट करने के लिए बनाए जाते हैं। नॉर्मल डायोड आप लगाएंगे वो बहुत ही जल्दी बर्न हो जाएंगे और यहाँ पे काम नहीं देंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट की डायोड्स हैवी करंट को ऑपरेट करने के लिए, हैवी एम्प्स के करंट को ऑपरेट करने के लिए शॉर्ट की डायोड्स का यूज होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 शॉर्ट की डायोड्स लगाए होते हैं, इसमें मैं सिंबल बना के आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि दोनों पे बना दिया, मतलब ये शॉर्ट की डायोड्स एक है, इस तरह से दिखाया मैंने। ये एक शॉर्ट की डायोड्स है, यहाँ पे एक और शॉर्ट की डायोड्स, तीनों के इसमें सीरीज में शॉर्ट की डायोड्स लगे होते हैं तीनों कोइल्स के, ये शॉर्ट की डायोड्स हैं दोस्तों। ये शॉर्ट की डायोड्स जैसे गए, अब हमारा जो पहला प्राइमरी जो कोइल का ये वाला सिरा है दोस्तों, इसको हमने मान लिया ये हमारा पॉजिटिव है, हर एक कोइल का ये पॉजिटिव है, इस कोइल का भी ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव के इसमें यहाँ पे फ्लक्चुएशंस को निकालने के लिए इंडक्टर कोइल यूज करी जाती है दोस्तों। इंडक्टर कोइल स्क्वायर में मैं इस तरह से कोइल दिखा रहा हूँ, इंडक्टर कोइल लगी होती है जो हमारे आउटपुट को स्मूथनिंग करती है, फिल्ट्रेशन करती है, फ्लक्चुएशंस को, इंडक्टर कोइल लगी होती है। अब हमारा दोस्तों क्या होता है, यहाँ से तीनों कोइल्स को सेंटर टेप करके एक आउटपुट निकाला जाता है। सेंटर टेप का आउटपुट, ये हमारा पॉजिटिव निकला यहाँ पे, ये हमारा नेगेटिव निकला, ये 12 वोल्ट के लिए, ये वह हमारा पॉजिटिव निकला, ये हमारा सेंटर टेप करके दोस्तों ये हमारा नेगेटिव निकला 5 वोल्ट के लिए। एम्प्स रेटिंग इनकी काफ़ी हाई होती है दोस्तों। ये अब हमारा नेगेटिव निकला, ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव निकला 3.3 वोल्ट के लिए, और ये हमारा नेगेटिव निकला है यहाँ से सेंटर टेपिंग करके। दोस्तों अब जो इनका एक सिरा बच गया है, एक सिरा बच गया है, ये एक सिरा आके यहीं पे शॉर्ट हो रहा है, यहीं पे हमारे पॉजिटिव पे शॉर्ट हो रहा है। इनके कितने राउंड होंगे, कितने, जिस तरह से आपको वोल्टेज और एम्प्स को कंट्रोल करना है उसी तरह से वायर की थिकनिंग और इसके राउंड्स की जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं वो आपके ट्रांसफार्मर की बनावट पे डिसाइड करेगा दोस्तों। तो इस तरह से देखिए हमारा ये नॉर्मल मैंने बताया है, इस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। और इनके बीच में और आउटपुट को स्मूथ करने के लिए यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगाया जाता है। कैपेसिटर की रेटिंग जो होती है दोस्तों, वो रेटिंग हमारे आउटपुट वोल्टेज पे डिपेंड करती है। तो उसके लिए स्पेसिफाइड कोई वोल्टेज की कैपेसिटर की रेटिंग मैं बता नहीं सकता, वो हायर रेटिंग का लगाया जाता है। 12 वोल्ट के लिए यूज़ करना है तो आप 12 वोल्ट के लिए 25 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, 30 वोल्ट का भी लगा सकते हैं। आप 12 वोल्ट के लिए 10 वोल्ट का कैपेसिटर या 5 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं लगा सकते, यानी लोअर रेटिंग का नहीं लगा सकते। आपको हमेशा कैपेसिटर हायर रेटिंग का ही लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए नॉर्मल डायग्राम है दोस्तों। ये हमारा प्राइमरी
साइड है, ये हमारा सेकेंडरी साइड है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सर्किट तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन सर्किट अभी भी अधूरा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा बेस B1 और B2 हमारे जो पावर ट्रांजिस्टर हैं, इनके यहाँ पे कोई सप्लाई हमने नहीं दिया है। जब तक सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये इसका आउटपुट मिलेगा नहीं। अब देखिए दोस्तों ये रिवर्स साइड में काम करता है, यानी कि यहाँ से आउटपुट तभी मिलेगा जब इसको इनपुट मिलेगा। यानी कि जैसे ही हमारा आउटपुट आया, फ्लक्चुएशन आई, इसमें 12 वोल्ट था, ये 12 वोल्ट की जगह अगर 11 वोल्ट आया तो यहाँ से ही एक आउटपुट लिया जाता है। दोस्तों ये देखिए मैंने दिखाया था आपको 2 आईसीज लगी हुई हैं, यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है। आईसी की पिंस ऐसे हैं, नॉर्मली ये आईसी कभी खराब नहीं होती है। दोस्तों अगर आपको ये देखना है कभी ये खराब हो गई है, आपका आउटपुट आ नहीं रहा है, तो आईसी की 7 नंबर पिन और 12 नंबर पिन को आप शॉर्ट करके देखेंगे, आपस में कनेक्ट करके देखेंगे, तो वो कभी कंटिन्यूटी नहीं दिखानी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी दिखा रही है तो आपकी ये आईसी खराब है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं या किसी दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। आईसी की जो रेटिंग होती है वो मैक्सिमम में सेम ही होती है। अब क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ से आउटपुट हमारा आया, आउटपुट से एक फीडबैक सिग्नल हमारी आईसी के अंदर घुसा, आईसी ने फीडबैक सिग्नल दिया। फीडबैक सिग्नल जैसे ही अगर फीडबैक सिग्नल में कुछ नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो हमारे यहाँ पे देखिए कि ये छोटा वाला ट्रांसफार्मर लगा है, ये फीडबैक ट्रांसफार्मर है, आप कह सकते हो इसको फीडबैक है। ये आईसी से एक फीडबैक सिग्नल आया, फीडबैक सिग्नल में कोई इशू था, फीडबैक अगर ज़्यादा था, नेगेटिव था, पॉजिटिव था, जैसे भी आया ये यहाँ पे उसी आधार पे, नेगेटिव था तो पॉजिटिव सिग्नल देगा हमारे इनके बेस में। जैसे ही हमारा छोटे वाला ट्रांसफार्मर है वो सप्लाई देगा, यहाँ से फीडबैक इसमें आएगा, फीडबैक से एम्पलीफाइड वो ज़्यादा भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे इनपुट जाएगा इन दोनों के बेस पे। जैसे ही ये हमारा छोटे वाला देगा, यहाँ पे ये करेक्ट करेंगे, ऑटो करेक्ट करेंगे हमारे आउटपुट को, और एक स्टेबलाइज पर्टिकुलर रेटिंग का, जिसका हमारा एसएमपीएस है, उसी रेटिंग की आउटपुट सप्लाई हमें मिल जाएगी। दोस्तों जिन्हें सर्किट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन ये जो सर्किट में जो 2 हमारे पावर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दोस्तों, ये हमने इसमें कनेक्ट किया है पॉजिटिव में। एक्चुअली ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है दोस्तों, तो ये एन ये नेगेटिव सिरा है, ये पॉजिटिव में ना जाके नेगेटिव में जाएगा, और इधर वाला जो नेगेटिव है ये वाला इस पे जुड़ेगा, तो ये वाला इसमें करेक्शन है दोस्तों। तो अब देख लेना, ये फॉरवर्ड बायस में होगा, तो फॉरवर्ड बायस में इसको एन नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे डायग्राम में पॉजिटिव से जोड़ा है, तो ये पॉजिटिव से ना जुड़ के नेगेटिव पे जुड़ेगा, और ये वाला हमारा पॉजिटिव पे जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया। अब मैं एकदम पार्ट वाइज पार्ट आपको समझाऊंगा, और हम इसमें फॉल्ट रेक्टिफिकेशन भी करेंगे। नेक्स्ट इससे हम बनाने वाले हैं दोस्तों एक बेंच पावर सप्लाई, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा बेंच पावर सप्लाई का। तो आप अगर वो भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा इस फैमिली के साथ। अगर चैनल पर जाइए, 5 वीडियोज़ देखिए, आपको पसंद आते हैं मेरे बताने का तरीका, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से बता पाऊँ। वीडियोज़ थोड़े लंबे हो जाते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो जैसे इस पावर सप्लाई आएगी, हमारा फ्यूज ब्लोन हो सकता है दोस्तों, उसके बाद एनटीसी है, ये खराब नहीं होता है, फ्यूज ब्लोन हो जाता है, एनटीसी नॉर्मली खराब नहीं होता है। एनटीसी अगर खराब हो गया तो एनटीसी को आप देख लीजिए, चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारे रेक्टिफायर में, यहाँ पे जो डायोड्स लगे हुए हैं, ये डायोड्स कई बार जल जाते हैं दोस्तों। ये डायोड्स अगर फट गए हैं तो आप इनको चेक कर लीजिए, विजुअली चेक कर लीजिए। फटेंगे तो यहाँ से दिखाई देगा आपको, कोई ना कोई डायोड है वो फट जाएगा। फटने के बाद अगर उनमें फटने की या जलने की या काला हो रखा है आजू बाजू में, तो आपको दिखाई देगा, उसको रिप्लेस कीजिए, ये सही हो जाएगा। उसके बाद आप हमारे ये जो 2 बड़े बड़े कैपेसिटर लगे हैं, नॉर्मली ये कैपेसिटर्स ही खराब होते हैं पावर सप्लाई में। देखिए ये वाला कैपेसिटर मुझे दिख रहा है थोड़ा फूला हुआ टाइप सा है ऊपर से, मैं श्योर नहीं हूँ, इसको चेक कर लिया जाएगा। ये कैपेसिटर आप चेक कर लीजिए, अगर ये खराब नहीं है तो आपका ठीक है। पीछे जो हमारे शॉर्टनिंग वाले रजिस्टर लगे हुए हैं, उन रजिस्टर्स को चेक कर लीजिए, वो खराब तो नहीं है। उसके बाद ये पीएफ कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, पीएफ कैपेसिटर देखिए कहीं से फटा तो नहीं है, फटा है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे जो हमारे जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दोस्तों, इन ट्रांजिस्टर्स को आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल मेरे वाले में सही है, आप अपने में चेक कर लीजिएगा। अगर ये फटे हुए हैं तो सेम रेटिंग का आपको मार्केट से मिल जाएगा, सेम रेटिंग का, और इसमें कोई भी ऐसा दूसरा अल्टरेशन ना करें जब तक आपको कोई स्पेसिफाइड नॉलेज नहीं है, नहीं तो आप बिल्कुल सेम रेटिंग का मार्केट से लें और वही इसमें रिप्लेस कर दें। इसमें देखिए मुझे तीनों सही लग रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसे बर्निंग नहीं है। और ये जो यहाँ पे शॉर्ट की डायोड्स लगे हैं, ये आप चेक कर लीजिए, शॉर्ट की डायोड्स में कुछ भी दिक्कत मेरे वाले में नहीं है। अगर आपके में है, फटा हुआ है, दिखाई देगा आपको अच्छे से, काला हो जाता है। जहाँ से भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई शॉर्टनिंग होती है वहाँ पे ऐसे काला काला हो जाता है, तो आप वो चेक कर लीजिए। ये जो यहाँ पे कैपेसिटर लगे हैं आउटपुट वाले, यहाँ पे ये फूल सकते हैं, जल सकते हैं, आप इनको चेक कर लीजिए। अगर इनमें कोई इशू नहीं है तो आप इनको रिप्लेस ना करें। जो चीज़ आपकी ख़राब हो गई, आईसी नॉर्मल कभी भी ख़राब होती नहीं है। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है कि आईसी फट गई है, तो आपको सेम रेटिंग की आईसी लेके आप किसी दूसरे पुराने एसएमपीएस से भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट से लेके रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं अपने वाले को चेक करता हूँ कि इसमें क्या इशू है।
दोस्तों मैंने मल्टीमीटर ले लिया है, अब मैं स्टार्टिंग करूंगा उसी रूट मैंने आपको तरीका बता दिया है जैसे जैसे आपको चेक करना है। अब मैं मीटर को सिलेक्ट करने वाला हूँ फ्यूज चेक करने के लिए। कंटिन्यूटी पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। दोनों लीड्स को जैसे ही टच करूंगा बीप की साउंड आएगी। अभी बीप की साउंड आ रही है। अगर फ्यूज में बीप की साउंड आती है तो हमारा फ्यूज सही है, अगर नहीं आ रही है तो हमारा फ्यूज ब्लोन है। दोस्तों देखिए हमारे फ्यूज के ऊपर कोई भी बीप की साउंड नहीं आ रही है, तो सबसे पहले पकड़ा गया है ये हमारा फ्यूज ही ब्लोन है। तो फ्यूज को सेम रेटिंग का फ्यूज हम मार्केट से खरीदेंगे, सेम रेटिंग का लगाइए दोस्तों। कभी भी अपनी मन मर्जी से कोई भी फ्यूज ऐसे मत लगा दीजिए, क्योंकि करंट रेटिंग हर फ्यूज की अलग है और हर कंपनी अलग फ्यूज रेटिंग डिसाइड करता है। आप फ्यूज उसी के आधार पर बदलें। देखिए हमारा एनटीसी सही है, बीप की साउंड आ रही है, बट फ्यूज पे ही पकड़े गए हम। आगे ये एनटीसी सही दिख रहा है, विजुअली देख लिया हमने, तो ये हमारा एमओवी भी ठीक लग रहा है। हम इसमें अल्ट्रेशन अगर करें और प्रोटेक्शन दें तो यहाँ पे ये जो लगा हुआ है यहाँ पे हम एमओवी लगा सकते हैं दोस्तों, बट मैं लगाने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटर एक है, देखिए जिनेस ये वाला जो कैपेसिटर है इसका हेड थोड़ा सा फूला हुआ है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये वाला बिल्कुल फिट दिख रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसको अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अभी इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने विजुअली पूरा चेक कर लिया है। पीएफ कैपेसिटर भी बिल्कुल एकदम फिट दिख रहा है, हमारे पावर ट्रांजिस्टर जो हैं वो भी एकदम फिट दिख रहे हैं, कोई उनमें इशू है नहीं। तो और कहीं से मुझे कोई इशू नहीं लगा। सबसे पहले हमारा फ्यूज ही पकड़ा गया। ये फ्यूज बदला है, ये एसी का फ्यूज है 5 एम्स का। 5 एम्स का सप्लाई का इसमें फ्यूज पहले लगा हुआ था, हमने ये सेम फ्यूज चेंज कर दिया है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों चारों जो ये डायोड थे ये थे RL207 के डायोड थे। ये हमारा रेक्टिफायर जो था ये पूरा शॉर्ट था, तो ये चारों डायोड हमने चेंज करे हैं। और एक हमारा ये जो कैपेसिटर था दोस्तों, ये 200 वोल्ट 330 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर हमने चेंज किया है। तो इसको आगे मैंने पूरा चेक कर लिया है, पूरा इसमें अभी कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो जल्दी से मैं इसको फिट कर देता हूँ दोस्तों। जिनेश ये वाला जो कनेक्टर है इसमें आपको ग्रीन वायर ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ग्रीन वायर है 1 2 3 4th नंबर पे। ग्रीन वायर और ब्लैक वायर को जब हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से सर्किट बनेगा, यानी कि ये पावर सप्लाई चेक का वायर होता है ग्रीन वाला। यानी कि जैसे ही हम ATX को कनेक्ट करते हैं तो ये हमारी मदरबोर्ड में सप्लाई जाती है। यहाँ से मदरबोर्ड को, रैम को और जितनी भी हमारी मेमोरी होती है उन सबको ये चेक करके एक रिटर्न सिग्नल देता है, ओके सिग्नल देता है, तभी हमारा ATX ऑन होता है। तो हम इन दोनों को सॉर्ट करेंगे। मैंने इन दोनों को सॉर्ट कर दिया है, अब हमारा ATX चल जाना चाहिए। जिनेश देखिए हमारे ATX का फ़ैन ऑन हो गया है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब ये बिल्कुल एकदम सही है, मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको बताया है। देखिए हमारा फ़ैन ऑन है ये वाला, और बिल्कुल अच्छे से ये काम कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम इसे बेंच पावर सप्लाई बनाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है और इसको सही करने का तरीका पसंद आया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि हम जो बेंच पावर सप्लाई बना रहे हैं उसका वीडियो आप तक पहुँच जाए।